सीएपीएफ और सीडीएस में आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करना ही गेम चेंजर है। मैं सब कुछ तो शायद फ्री में ना करवा पाऊँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मैं लास्ट 11 ईयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा पाऊँगा, टॉपिक वाइज मैं उतने करवा दूंगा। हर एक क्वेश्चन प्लस उसके बैकवर्ड लिंकेजेस और एक्स्ट्रा उस क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके नोट्स सब कुछ मैं दे दूंगा। आप टेलीग्राम से उठा लेना। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 1। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन इंडिया केयरफुली। द इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। जी, स्पेक्ट्रम में एग्जैक्टली लाइन दी हुई है कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, तो ये तो गलत हो गई। ठीक है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉइसरॉय लिंटन। लिंटन ने किया था अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ हिज ओन लॉ मेंबर। अब ये कहीं भी मुझे नहीं मिला ये कहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, तो अगर ये सही है तो सही है, नहीं तो फिर नहीं पता है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यूजुअली एलिमिनेशन टेक्निक ये बोलती है कि अगर ओनली वन ओनली टू बोथ वाले ऑप्शन हो और एक गलत हो जाए तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि बी सही होगा। तो इससे आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, मगर ये लॉ वाला जो है नहीं लिखा हुआ है कहीं भी आपके स्पेक्ट्रम में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का टॉपिक भी नहीं है, टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस का। प्रेस से अब मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा, ऐसे ही मैं हर टॉपिक के साथ करूंगा। जैसे क्वेश्चन आएगा उसके आगे पीछे की मैं सब कुछ चीज़ें बता दूंगा, ताकि आपकी एक क्वेश्चन से और भी बाकी क्वेश्चंस के सारे लिंकेजेस क्लियर हो जाए। तो आपने सुना होगा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर ऐसे लिखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। अब इसमें हल्का सा हम देते हैं बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ था जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट चल रहा था। तो देखो जी, उसी समय ना ग्रेट फेमाइन आया था। बैकग्राउंड उसी समय ग्रेट फेमाइन आया था। ग्रेट फेमाइन कहाँ पे आया था? 1876 से 78 के आसपास ये फेमाइन आया था डेक्कन के इलाके में। तो ये बात ध्यान रखना। यूजुअली हमें लगता है कि ग्रेट फेमाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में आया था, मगर बंगाल में नहीं आया था। ये वाला जो है वो डेक्कन में आया था। ठीक है। उसी समय दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार ये हुआ है आपका 1877 में। इसमें केसरी हिंद का टाइटल दे दिया। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, वो तीनों अभी आगे बताता हूँ मैं। इसको क्वेश्चन मार्क करते थे, इसमें और डिटेल करना है। तो ये बैकग्राउंड, जब ये बैकग्राउंड हुआ और इतना फेमाइन चल रहा था और इन लोगों ने दिल्ली दरबार, लिंटन ने दिल्ली दरबार कंडक्ट करवा दिया, इतना लाविशली खर्चा कर दिया। तो जो भी वर्नाकुलर प्रेस वाले थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, हार्श क्रिटिसिज्म। तो उनको क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बहुत ही हार्श थे वो, जैसे अपना रोलेट एक्ट में था नो वकील नो दलील नो अपील। तो उसी तरीके से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक्शन फाइनल था, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता था। उसका एक ही प्रोविजन आपको अगर याद रहेगा तो उससे काम हो जाएगा। डीएम का जो भी एक्शन है वो फाइनल है, फाइनल, नो अपील। ये सब साफ सुथरे में भी लिखा हुआ है, ये फटाफट बता रहा हूँ मैं कि तेज़ी से हो जाइए। एक बार में अगर सब कुछ दिखा दिया ना आपको तो फिर आप घबरा जाओगे, ओवरवेल्म हो जाता आदमी इन्फॉर्मेशन से। फिर एक आपने न्यूज़पेपर सुना होगा जिसने खुद को ओवरनाइट ही कन्वर्ट कर लिया इंग्लिश में, वो था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, यह है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष से एक और नाम अगर आपको याद होगा, प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने खुला था इंडियन लीग करके 1875 में। तो शिशिर कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका ने खुद को ओवरनाइट कन्वर्ट कर लिया। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया है? तो रिपील जो है वो रिपन ने किया है 1882 में। इतना ही आपको पता होना चाहिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए। अब जरा एक बार इसको पॉज करके यहाँ रीड कर लेना, सब कुछ है सुंदर सा लिखा हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, ये कीवर्ड्स एक बार देख लो, पॉज कर लेना। ठीक है। अब जरा दिल्ली दरबार में बता देता हूँ एक्स्ट्रा। देखो जी, यूजुअली 4 दरबार हुए थे, उसमें से 3 को दिल्ली दरबार बोलते हैं। पहले इस पे ध्यान देना कि कौन कौन सी डेट्स में बोल रहा हूँ, आगे बागे की उन सब चीज़ों को भूल जाओ। देखो, पहला दिल्ली दरबार हुआ 1877 में, क्वीन विक्टोरिया को उसमें केसरी हिंद का टाइटल मिला। सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ 1903 में, इस समय न्यू किंग ऑफ इंग्लैंड आए थे एडवर्ड 7, तो उनके रिस्पेक्ट में दिल्ली दरबार हुआ। थर्ड दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, न्यू किंग जॉर्ज 5 उनके रिस्पेक्ट में। ठीक है। एक और दरबार हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के पास पावर गई, तो उस समय भी क्वीन विक्टोरिया आई थी।
तो वो 1858 में हुआ था, और ये दिल्ली दरबार नहीं, मतलब क्वीन विक्टोरिया इंडिया आई थी 1858 में, ये इलाहाबाद में हुआ था। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो दिल्ली में ही आई थी कि नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन रूल में कन्वर्ट हुआ तो इलाहाबाद में वो कोरोनेशन हुआ था, ना कि दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ सारे वॉइसरॉय इंपॉर्टेंट है। कैनिन 1858, लिंटन 1877, कर्जन 1903 एंड हार्डिंग टू पे बॉम्ब फेंका था, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1911, वो इसी समय की बात है। वो जब आएगा ना तो उसमें बता दूंगा मैं। तो हार्डिंग टू ये है। ठीक है, ये दिल्ली दरबार है। खत्म कहानी दिल्ली दरबार की। अब ये हो गया। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो हमने समझ लिया, मगर प्रेस में ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम समझ लेते हैं। अगर प्रेस में आपने नाम सुना होगा एक और व्यक्ति का, मेटक्राफ्ट, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं, मेटक्राफ्ट। तो इन्होंने 1835 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन करके एक बिल आया था, जिसमें आपको लाइसेंस की आवश्यकता थी अपना न्यूज़पेपर छापने के लिए। तो उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, रिपील कर दिया था। तो इसलिए उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते थे। तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823 को इन्होंने ख़त्म किया था, इस वजह से इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं। अब इसको बस इतनी ही लाइन पता होनी चाहिए, तो बस मेटक्राफ्ट वाली लाइन पॉज करके पढ़ लो। मेटक्राफ्ट प्रेस एक्ट या मेटक्राफ्ट एक्ट या प्रेस एक्ट ऑफ 1835 क्या रिपील किया है? तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 रिपील किया है। इनको इसी वजह से लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं। एक और बात, ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, इसकी वजह से राजा राम मोहन रॉय का एक न्यूज़पेपर मिराट उल अकबर, इसको बैन कर दिया गया था। तो ये वाला एक्ट इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर अपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 बैन ऑन मिराट उल अकबर राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इसको किसने किया था? तो जॉन एडम्स ने किया था। तो जॉन एडम्स और राजा राम मोहन रॉय की नहीं बनती थी, ऐसे याद रखना कि जस्ट इन केस किसी स्टेटमेंट में, आई थिंक इस बार CDS 2 में राजा राम मोहन रॉय पे क्वेश्चन आया है इसी तरीके का, कि उन्होंने सती बैंड के लिए क्या क्या किया था, 1700 से ऐसे कुछ डेट करके आई है। तो इस पर ध्यान रखना कि जॉन एडम्स की बनती नहीं थी और जॉन एडम्स ने किया था। इससे पहले एक और बंदा था जो है वेलेस्ली। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लगाया था वेलेस्ली ने, इस एंटिसिपेशन के साथ कि शायद फ्रेंच जो है वो इंडिया को इन्वेट कर देंगे, इसलिए हमें प्रेस को रोकना पड़ेगा। तो प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस में ये चार नाम ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसरशिप प्रेस एक्ट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेटक्राफ्ट ने सेंसरशिप प्रेस एक्ट को रिपील किया था, इस वजह से उसको फादर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस ऐसा नहीं है। सेंसरशिप मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1823 को किया था, ये बात ध्यान रखने वाली है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। मेटक्राफ्ट हो गया, वर्नाकुलर प्रेस हो गया, दैट्स इट। इस क्वेश्चन से इतना ही जानने के लिए है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के 2 पन्ने के मेरे पास नोट्स है, उसमें सभी कुछ है, और भी मिसलेनियस चीज़ें। सुंदरनाथ बनर्जी, फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी जेल्ड बिकॉज ऑफ प्रेस, हिज जर्नलिस्ट, देन बाल गंगाधर तिलक, वो सब भी मेंशन है उसमें, तो वो डॉक्यूमेंट में दे दूंगा, तो आपका होलिस्टिकली प्रेस वाला चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन्ड हिज कोलीग, ऐसे ही मैं हर एक सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सबको बैकवर्ड लिंकेज से। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन्ड हिज कोलीग्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ब्रिटिश मेड एंड वॉज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं CAPF में, पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? आप सिर्फ 3 किताबें ही हैं अगर हिस्ट्री और पॉलिटी को देखें। थीम 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और लक्ष्मीकांत। इसमें जितने भी नाम हैं उनकी कोटेशंस की सारी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, तो उससे रीड कर लेना। अगर इसमें से कुछ फंस गया तो फंस गया, नहीं फंसा तो फिर किसी को नहीं आएगा, छोड़ देना ऐसे क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्टली थीम 3 से आया, देखो यहाँ लिखा हुआ है लहरी, वर्किंग ऑफ द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू वर्कड आउट, तो ये वहीं से डायरेक्ट आया है। ठीक है, अब इस वाले आपके क्वेश्चन से ये पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो 2nd या 3rd चैप्टर है लक्ष्मीकांत का। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने निकाल के रख दी हैं, वो सब मैं फटाफट बता देता हूँ। क्लास में ऐसे मैं धीरे धीरे करवाता हूँ, बट यूट्यूब पे ना समय ज़्यादा नहीं लगाना। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजर कमिटीज़ होती है 8, ये इसमें से 3 व्यक्ति, जहाँ जहाँ मैं एरो कर रहा हूँ बस उतना देखना और सब इग्नोर करना। 8 होती हैं टोटल कमिटीज़। 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक है नेहरू जी, एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक है राजेंद्र प्रसाद। देखो, नेहरू जी के पास था पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑन पावर,
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग एंड कमेटी ऑफ स्टेट्स, ये 3 कमेटीज थी। लक्ष्मीकांत में जाके इसको देखना, ये 3 कमेटी इनके पास थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 कमेटी थी, एक प्रोविंशियल कमेटी और एक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये थी। अब ये एडवाइजरी कमेटी के अंदर 5 सब कमेटी थी, वो सारी याद नहीं रखनी है, मैं एक उसमें से याद रखनी है जो कि है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, क्योंकि उसके हेड थे जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है। खैर ये सब नोट्स में फिर से जब हम हिस्ट्री वाला टॉपिक करेंगे तो ढंग से और बताऊंगा। तो जेपी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। जेपी कृपलानी से एक और बंदे का नाम याद रहना चाहिए आपको, सी राजागोपालचारी। सी राजागोपालचारी और जेपी कृपलानी में मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ कि कौन क्या है। तो सी राजागोपालचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ऐसा था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था? माउंटबेटन। ये है, इससे ये सब याद आएगा आपको। फिर राजेंद्र प्रसाद कौन सी कमेटी में? तो स्टडिंग कमेटी एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब 8 में से 7 कमेटी तो हो गई, एक कमेटी और कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन है? आपके अम्बेडकर जी। ठीक है, तो 8 कमेटी हो गई। अब ऐसी बस इतना याद रखना है कि 13 माइनर कमेटीज है, दैट्स इट। इतना ही से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको एक बार हम लक्ष्मीकांत में देख लेते हैं। नोट्स में से डाल दूंगा, ये मेरे लक्ष्मीकांत के सारे नोट्स हैं। देखो जी, कमेटी यूनियन पावर कमेटी, ये जवाहरलाल नेहरू 3 कमेटी, ये 7 कमेटी, ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 कमेटी, ये राजेंद्र प्रसाद। ऐसी माइनर कमेटी है। माइनर कमेटी कौन किसका है? नॉट इंपॉर्टेंट, कितने नंबर हैं वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज 13। अब है यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी एक्स्ट्रा। ड्राफ्टिंग कमेटी पर आ जाते हैं हम। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, ये 1 ऑफ द 8 मेजर कमेटीज का पार्ट थी। कब सेटअप हुई है ड्राफ्टिंग कमेटी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई है 29 अगस्त 1947 को। ये क्रोनोलॉजी में आता है, मैं बताऊंगा क्या मैं बोल रहा हूँ। इंटरिम गवर्नमेंट कब फॉर्म हुआ ये पता होना चाहिए आपको। पहला सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये पता होना चाहिए प्रोविंशियल पार्लियामेंट कब से कब था, हमारा डोमिनेंट स्टेटस कब से कब था, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम सॉवरेन कब हो गए, फिर हमारा जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो कब हुआ, ये सब क्रोनोलॉजी में आता है, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। उस समय यू विल कनेक्ट कि क्यों मैंने ये डेट लिखी है। ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया। अब देखो 7 मेंबर इसके हैं। अम्बेडकर जी तो होंगे, अयंगर एंड अय्यर एक साथ याद रख लेना, मुंशी एंड सैयद मोहम्मद एक साथ याद कर लेना। अब यहाँ ये 2 नाम हैं, माधव राव एंड कृष्णाचारी। देखो जी, मित्तर भाई साहब थे, इनका देहांत हो गया था, इस वजह से नहीं इनका देहांत, हाँ नहीं, मित्तर भाई साहब थे, ये इल हो गए थे, इस वजह से इनकी जगह पे माधव राव हुआ है। जब भी रिप्लेसमेंट और चेंजेस वाली चीज़ें होती हैं ना, यूपीएससी इन सारी चीज़ों को पूछता है, तो इस पर ध्यान रखना है कि मित्तर की जगह माधव आए हैं एंड केतन इनकी डेथ हो गई थी, इनकी जगह कृष्णाचारी आए हैं। याद रखना, के से के, एम से एम, यहाँ सबके बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, जस्ट इन केस आपको ज़रूरत हो फर्स्ट से रेफर करने की। तो ये 7 नाम आपको ऐसे याद होनी चाहिए, ये एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अब BN राव का नाम सुना होगा, ये एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ही वॉज द पर्सन हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखना, पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया था और पहला ड्राफ्ट पार्लियामेंट को, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को BR अम्बेडकर साहब ने दिया था। सेकेंड चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। अब देखो यही मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये क्रोनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना, जहाँ बचा मैं हाथ फेरूंगा उसको देखना बस। इंटरिम गवर्नमेंट बना है सितंबर 46 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ गई है आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पास हुआ है, वो मतलब प्रेजेंट हुआ है 13 दिसंबर 1946 को। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहीं पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये बस इतना रहेगा ना कि बाद में हुआ है, तो दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन OR आगे आएगा, आगे क्वेश्चन में है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें बड़ा ढंग से लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ, फिर इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ और उसके बाद बनी ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर यहाँ पे अडॉप्ट और इनैक्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नवंबर 26, 1949, और कमेंस जो हुआ वो हुआ जनवरी 1950 को। फिर हमारा फर्स्ट इलेक्शन देखो हुआ 51 में, और फर्स्ट पार्लियामेंट हमारी बैठी 52 में। तो ये क्रोनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर से इसको जा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि ये डिफिकल्ट होगा करना। देखो जी, सबसे पहले हमारा इंटरिम गवर्नमेंट थी, IG इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर क्या हुआ?
फिर वह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुआ, ठीक है। तो ये हुआ सब 1946 का ही चल रहा है मामला। तो ये है आपका सितंबर 1946, ये आपका दिसंबर 1946, 9 दिसंबर, ये आपका 13/12/1946। तो ये 1946 की सारी कहानी ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं 1947। आपको पता है 1947 15 अगस्त इंडिपेंडेंस। इसके बाद फिर हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ये 29 अगस्त 1947 को बनी, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा शुरू हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनना। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट प्लस इनैक्ट जो हुआ है वह 26 नवंबर, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी बोलते हैं, 1949 को हुआ है। ऐसा हो गया काम 1949। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट इनैक्ट हो गया कमेंस, मतलब इसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये ख़त्म कहानी। फिर हमारा फर्स्ट इलेक्शन अक्टूबर 1951 एंड देन हमारा फर्स्ट पार्लियामेंट 1952, ठीक है। इसमें दो चीज़ें भी बची हुई हैं, डोमिनेंट स्टेटस वाली बात अभी बची हुई है, तो मैं कुछ देर में बताता हूँ आपको कैसे ऑपरेट करता हो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। हाँ जी, अब ये आ जाओ, ये वाली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है। देखो जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट अभी बताया मैं 9 दिसंबर 1946, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने को बर्खास्त कर देगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया आपका 24 जनवरी 1950 को, और 26 को वो कमेंस हो गया। तो इसलिए इसका बर्खास्त यहाँ ख़त्म कहानी, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे चेयरमैन, ख़त्म। तो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, दैट इज़ टेम्पररी पार्लियामेंट। जब तक हमारे पास पार्लियामेंट नहीं थी, फर्स्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही टेम्पररी पार्लियामेंट की तरह काम करना था। तो वो स्टार्ट हुआ था हमारे जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए वैसे ही, क्योंकि देखो जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तब तक गवर्नर जनरल या वाइसरॉय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, वो हेड ऑफ द स्टेट थे। तो वो अपना काम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से चलाते थे। मगर जैसे हम इंडिपेंडेंट हो गए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हम अपना अबॉलिश हो गया, तो हमें कोई ना कोई तो ऐसा टेम्परेरी काम चाहिए ना, टेम्परेरी पार्लियामेंट। तो इस वजह से इंडिपेंडेंस से लिंक करना कि हमें टेम्परेरी पार्लियामेंट उस समय शुरू हुआ। कब एंड हुआ? जब इलेक्शन शुरू हो गए, फर्स्ट इलेक्शन, वैसे एंड हो गया। आपको पता होगा कि जैसे इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए वो डिसॉल्व हुआ है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी तो हेड थे जीवी मावलंकर साहब। तो जीवी मावलंकर इंडिया के लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने थे, और टेम्परेरी पार्लियामेंट दैट इज़ प्रोविंशियल पार्लियामेंट के भी स्पीकर थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी हेड थे और प्रोविंशियल पार्लियामेंट के, तो नहीं, जीवी मावलंकर थे उसके हेड। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब आ जाओ डोमिनेंट स्टेटस जो है, जब तक हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब तक हम डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश थे। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया वैसे हमारा डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश खत्म हो गया। ये है डोमिनेंट स्टेटस। अब देखो डोमिनेंट स्टेटस का स्टार्ट एंड। डोमिनेंट स्टेटस जैसे ब्रिटिश राज यहाँ से ख़त्म हुआ, हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, वैसे ही डोमिनेंट स्टेटस लागू हो गया। और जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लग गया तो हमारा डोमिनेंट स्टेटस ख़त्म हो गया। तो इसको ऐसे आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पॉज करके एक बार लिख लेना तो आपके लिए आसानी होगी याद रखने में इसको, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें, ये पूरा चैप्टर ही मैं ऐसे ही करवा दूंगा फटाफट। अब देखो यहाँ पे स्पीकर वाली बात मैं बता देता हूँ। देखो वित्तल भाई पटेल, ये भी CAPF के एग्जाम में आया 2020 में, PYQ है ये। तो वित्तल भाई पटेल फर्स्ट इंडियन टू बिकम द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अभी जैसे लोकसभा है ना, वैसे उस समय की लोकसभा को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में बन गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा, ये एक नाम सुना होगा। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी स्पीकर बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो जैसे प्रोटेम स्पीकर होता है ना अभी, वैसे ही तो ही वॉज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इन्होंने फिर इलेक्शंस करवाए, तब बने अपने राजेंद्र प्रसाद स्पीकर। तो ये राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस समय ऐसी प्रथा थी ना, अभी भी है, कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन या MP होगा वही प्रोटेम स्पीकर बनेगा। तो अभी भी ऐसे ही, पहले भी ऐसी था, ठीक है। अब देखो GV मावलंकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा 1952।
स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी यही थे। खत्म कहानी, यहाँ तक खेल खत्म। अब यहाँ आ जाओ, टेम्परेरी चीज़ें देखते हैं। टेम्परेरी स्पीकर और टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो जब वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सीनियर मोस्ट मेंबर थे तो टेम्परेरी स्पीकर बनाए गए। फिर उन्होंने इलेक्शन करवाया राजेंद्र प्रसाद को स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उन्होंने एक और इलेक्शन करवाया प्रोविंशियल पार्लियामेंट के लिए, प्रोविजनल पार्लियामेंट के लिए, दैट इज टेम्परेरी पार्लियामेंट के लिए। और वहाँ पे स्पीकर उन्होंने चुनवाया अपने जीवी मावलंकर को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये सब हो रहा है। अब आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो जी, इंटरिम गवर्नमेंट जब थी हमारी, इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946 में बन गई। तो सितंबर 1946 से हमारे अगस्त 1947 तक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। तो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन कौन वाइस प्रेसिडेंट बना? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, SRK, और ये हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के VP, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 VP थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो है HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। अभी हमने एक ऊपर कृष्णमाचारी पढ़ा है, वो दूसरे कृष्णमाचारी हैं और ये दूसरे कृष्णमाचारी हैं। वो है TT कृष्णमाचारी और ये है VT कृष्णमाचारी, तो ये बात ध्यान रखना। और टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? तो फ्रैंक एंटोनी, तो ये बात भी याद रखना। टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट, टेम्परेरी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे आपको याद रखना होगा। ये सारे नाम PYQs में अपेयर हुए हैं, तभी मैंने यहाँ लिखे। अब एक ये वाली क्रोनोलॉजी भी देख लो, ये शायद आ जाए। देखो, हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ है जुलाई 1947, हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी अगस्त 1947, तो याद रखना ये पहले हुआ है नेशनल फ्लैग। फिर हमने जो है कॉमनवेल्थ की अध्यक्षता हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली थी 1949 मई में। अभी कॉमनवेल्थ में कितने लोग हैं? 56 नेशन। अब देखो, 24 जनवरी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गया, तो उस समय 2 चीज़ हुई। हमने फर्स्ट प्रेसिडेंट अपना चुना उसी समय, वो है डॉक्टर अपने राजेंद्र प्रसाद, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस समय चेयरपर्सन थे। उसके बाद वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने अंटिल इलेक्शंस। और हमने अपना नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी उसी दिन चुना। फिर हमने जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस हुआ, उस दिन हमने स्टेट एम्बलम चुना। तो ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल फ्लैग, ड्राफ्टिंग, कॉमनवेल्थ आएगा तो ऐसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग एंड देन स्टेट एम्बलम। तो ये तीनों याद रखना सीधे सीक्वेंस में। ठीक है, अब हुआ ये टॉपिक पूरा खत्म। इस टॉपिक में इतनी सारी चीज़ें, एक और चीज़ें होंगी, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर एंड ऑफिशियल मेंबर। तो देखो जी, कोई भी लेट्स जस्ट सपोज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे गवर्नर ने नॉमिनेट किया है बंदों को, गवर्नर ने नॉमिनेट किया। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करेगा तो उसको हम बोल देंगे ऑफिशियल मेंबर। और गवर्नर अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करेगा तो उसको बोलेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर। जैसे अगर आपको याद हो 1861 का एक्ट, इसमें था कि 3 लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट किया गया था। एक तो राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ऐसे तो सर दिनकर राव उस समय गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, आई थिंक जज थे किसी हाई कोर्ट के। तो इनको जब नॉमिनेट किया गया तो ही वॉज द ऑफिशियल मेंबर और ये दोनों नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, अभी आप डिफरेंस समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि ये टर्म्स ना बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नॉन ऑफिशियल, नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, ऑफिशियल नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ठीक है, खत्म कहानी। हाँ, तो इस क्वेश्चन से इतने सारे बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी टॉपिक्स आपको देखने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे कमेंट में लिख के बताना कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं, कि और मैं थोड़ा इसको कम बताऊं और धीरे धीरे और खोलूं, क्योंकि मैं एक ही साथ सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। अब सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देखो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखो, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है, अभी पता लग जाएगा आपको, राजेंद्र प्रसाद। BR अम्बेडकर, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। हर ऑप्शन को भी मैं ऐसे ही बताऊंगा। तो हाँ, ए कृष्णमाचारी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ये हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर था, अय्यर एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये फर्स्ट VP एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखो आ गया 2020 का क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन है ये?
वित्तल भाई पटेल। जीवी मावलंकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एंड जीवी मावलंकर वाज द टेम्पररी पार्लियामेंट के भी ये स्पीकर थे, दैट इज प्रोविजनल पार्लियामेंट। ठीक है, ये मोहम्मद आयूब एंड सरदार हुकुम सिंह, नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें से कुछ ऐसा नाम इनका रिपीट नहीं हुआ है, कुछ ऐसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आवाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? देखो जी, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज मूव्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, करेक्ट बात है। ऐसा हुआ था? नहीं जी। इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1949 को मूव किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व्ड एज अ चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इन हिज कैपेसिटी ऑफ लॉ मेंबर, करेक्ट बात है। तो ये बी हो गया। देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुआ था या पास हुआ था, तो ये ध्यान रखना 5 जनवरी में हो गया था। ये इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि जस्ट इनके जनवरी 1949 वो दे देंगे कि इस समय पास हुआ था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही हमारा प्रियम्बल निकल के आया है। तो प्रियम्बल वाले चैप्टर में बताऊंगा वो बात में। फिर आ जाओ 6th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? इट वॉज फ्रेम बिटवीन 46 एंड 49। ऑलमोस्ट हमारा शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को, और जो ख़त्म हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो 24 जनवरी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट रेडी था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑलमोस्ट ठीक है, इसको मान लेते हैं करेक्ट। द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस्ड इन पब्लिक, नहीं, पब्लिक मीटिंग में कोई भी ड्राफ्ट डिस्कस नहीं हुआ था। ठीक है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट, नहीं, बहुत ही लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट। इट केम फुल्ली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर ड्राफ्टिंग, नहीं, फुल्ली इनटू ऑपरेशन नहीं आया था। जैसे सिटीजनशिप के कुछ क्लॉज थे, वो दिसंबर में इम्प्लीमेंट, वो जनवरी 26 को इम्प्लीमेंट हुए थे, और नवंबर 26 को काफ़ी सारे हो गए थे, बारिंग सिटीजन और एक दो और चीज़ें, जिससे फुल्ली इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था। ये गलत हो गया। बस इतना याद रखना, 26 नवंबर एंड 26 जनवरी 1950 49, यहाँ पे अडॉप्ट प्लस इनैक्ट हुआ है, यहाँ पे कमेंस हुआ है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, अडॉप्ट इनैक्ट यहाँ कन्फ्यूजन होगी, और यहाँ पे कमेंस। यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस देख इंडिया का चला गया, यहाँ पे इंडिया का डोमिनेंट स्टेटस था। डोमिनेंट स्टेटस क्यों था, क्या था, वो याद रखना कि डोमिनेंट स्टेटस इसलिए था क्योंकि अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसलिए वी वर सब्जेक्ट्स तो नहीं बोलेंगे, बट वी वर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स। उसके बाद जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उनके लॉज को हमने बर्खास्त कर दिया। तो ब्रिटिश लॉ पे हम डिपेंडेंट थे जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था। ठीक है, 7th क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आप इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको देख लेते हैं। द डोमिनियन ऑफ इंडिया, चलो मैं सीधा उसको लक्ष्मीकांत से दिखाता हूँ। देखो इसको, टोटल ऐसे 11 एक्ट हैं, और आपको ध्यान हो 1773 कहाँ गया, 1773 से 1858 के कुछ हैं, एंड देन 1858 से 1947 के कुछ हैं। ठीक है, इस चैप्टर के 11 हैं वो टोटल। इन सारों को एक साथ ही मैंने नोट्स में डाल दिया है, वो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे तो एक साथ ही मैं करवा दूंगा। तो इसमें है 1773 रेगुलेशन एक्ट, फिर आपका है पिट्स इंडिया ऑफ 84, देन आपका चार्टर एक्ट है 3, आपका 1813, 1833 एंड 1853। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, 1858 का एक एक्ट, जब क्वीन विक्टोरिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है उसका नाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। देन हमारा है 61, 92, 1892 एंड देन 1909, ये है इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सब। अब उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। ठीक है, अब फिर लास्ट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। ठीक है, एक साथ ही मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, तो वो आपको मैं दे दूंगा। देखो जी, सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि क्या क्या है। माउंटबेटन प्लान, इसको जून प्लान भी बोलते हैं, 3 जून को ये आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फीचर्स क्या है इस एक्ट के। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट बना दिया। इससे सॉवरेन का मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मगर
हम डोमिनेंट स्टेटस में थे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हुआ था। इसी एक्ट के द्वारा हमारे में 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान हो गए, और प्रिंसली स्टेट्स को भी इसी एक्ट ने अलाउ कर दिया था कि आप भी सेपरेट हो सकते हो। इसी एक्ट में था कि प्रिंसली स्टेट्स आर नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड नाउ दे कैन ईदर ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि प्रिंसली स्टेट वाला जो है वो इसमें लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट, ये रिमेन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये वाली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, आप देखो थर्ड वाला पॉइंट, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर प्रोवाइड फॉर ईच डोमेन गवर्नर। जब वॉइस रॉय हट गया था, मतलब आपके लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वही बने थे, एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सी राजागोपालचारी, हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। ब्रिटिश किंग ने अपॉइंट किया था इस गवर्नर जनरल को, किसके एडवाइस पे? डोमिनियन कैबिनेट की, मतलब जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट के एडवाइस पे। ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, ये और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया अबॉलिश हो गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कब आया था? 1858 में आया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, वो ब्रिटेन में बैठता था। यहाँ पे जो इंडिया में गवर्नर जो वो वायसरॉय था, और डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ एक और काउंसिल ऑफ इंडिया आया था, अगर याद हो आप लोगों को। ये आई थिंक 1858 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिया हुआ है। काउंसिल ऑफ इंडिया में 15 मेंबर थे, ये लोग एक साथ काम करते थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1947 के एक्ट के बाद खत्म हो गया। काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो आई थिंक 35 में खत्म हो गया था, 35 वाले एक्ट में होगा वो, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्न, हाँ देखो ईच डोमिनियन का जो गवर्नमेंट है वो एक्ट ऑफ 1945 से चला है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो बस इसमें बस इतना ही है, इस वाले एक्ट में यही सब इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ फिर से वापस से क्वेश्चन पे। हम अब देखो क्या क्वेश्चन है, अब शायद क्वेश्चन कर लोगे आप। द डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट द रेसिडुअरी टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलूच, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट प्रिंसिपल। तो ये पाकिस्तान उनके पास चला गया। अगर पाकिस्तान का किसी को मैप पता हो, मैं हल्का सा बना देता हूँ, जैसे ऐसे पाकिस्तान है, डब्बा, यहाँ पे आपका पंजाब है, यहाँ पे आपका सिंध है, पीबी, ये है सिंध, इसको मान लो बलूच, हल्का सा पंजाब में ऐसे खोल देता हूँ मैं इसको, ये बताऊँगा क्यों। ये है बलूचिस्तान, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ऐसे मान लो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और ये आपका गिलगित बल्तिस्तान। तो ऐसा दिखता है पाकिस्तान, ये 5 सेक्टर में, ठीक है। तो ये सब जो है चला गया है पेशावर, वहीं पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। तो ये तो उनके पास चला गया, तो करेक्ट बात है। द एक्ट सॉट टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव विल से नहीं था, हम सॉवरेन हो गए थे, अभी लिखा है, तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो ये गलत हो गया। नाउ द एक्ट प्रपोज टू सेट अप 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, हाँ जी 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन की बात थी, पाकिस्तान और इंडिया, वही लिखा हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वॉज टू हैव अल्टीमेट पावर टू फ्रेम एंड ऑर्डर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी ये भी सही बात है। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला गलत है, तो उस वाले एक्ट से आया है क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से रीड करना। वही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मार्क कर दिए हैं, वो किताब भी ले लेना, मैं दे दूंगा अपनी मार्क बुक, आपको काम आएगा। अब आ जाओ इधर, नेहरू रिपोर्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। डोमिनियन स्टेटस की बात थी, हाँ जी थी। यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर अडल्ट फ्रेंचाइज, यस, एंड देन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, जॉइंट इलेक्टोरेट की नेहरू रिपोर्ट ने बात की थी। नेहरू रिपोर्ट क्यों आया था, ये सब लंबी कहानी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखो जी क्या हुआ है, थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें मैं कि नेहरू रिपोर्ट हुआ ही क्यों है। देखो जी क्या हुआ, 1919 का एक्ट आया, 1919। इस एक्ट में था कि हम 10 साल बाद ना सर्वे करेंगे कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देना है कि नहीं, क्योंकि 1919 के एक्ट में ऐसा था। तो वो 10 साल के सर्वे के लिए आया आपका 1927 में साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। तो फिर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, जो भी हुआ, तो फिर कांग्रेस ने बोला कि हमें रखना चाहिए, मतलब इंडियंस को रखना चाहिए। तो एक लॉर्ड बर्किंगहेड करके बंदा था, उसने चैलेंज कर दिया कांग्रेस को कि आपके बस का नहीं है कुछ भी बनाना। फिर लॉर्ड बर्किंगहेड के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट बनाई। ये है सारी कहानी नेहरू रिपोर्ट की कि क्यों आया। अब यहाँ हल्का सा देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया,
1928 अगस्त में प्रेजेंट हो गया था, बनना शुरू 1927 में ही हो गया था। आंसर टू बर्किनहेड चैलेंज, कौन कौन मेंबर थे? 7 मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्रू, तेग बहादुर सप्रू का नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस, कुरैशी साहब, अली इमाम, MS अने, मंगल सिंह एंड GR प्रधान। ये 7 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे बट सुभाष चंद्र बोस थे। इनकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी? सारी मेजर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो गई थी यूनानिमसली, जैसे यूनानिमसली वाला ऊपर क्वेश्चन आया है अभी। मगर एक चीज़ पे लोग अग्री नहीं हुए थे, दैट इज डोमिनियन स्टेटस वर्सेस इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो नेहरू रिपोर्ट ने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। जो यंगर पार्टी ऑफ INC थे उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए। और उसके बाद वो कहानी हुई, बताता हूँ क्या है। तो मेजर रिकमेंडेशन डोमिनियन स्टेटस, रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात हुई, तो जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स, ऐसी बातें चल रही थी। ठीक है, हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात हुई, आपको अगर याद होगा कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के मैटर पे बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, फिर वो आंध्र प्रदेश वाला आंदोलन हुआ, फिर बहुत सारी कमिटीज़ बैठी, और फिर एक ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित हुआ। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि लिंग्विस्टिक जो प्रोविंसेस हैं वो पहले कांग्रेस अग्री करता था, इंडिपेंडेंस के बाद नहीं अग्री किया, क्योंकि हमने देखा कि रिलीजन और लैंग्वेज पे बंटवारा हो गया। सो वी वर स्केप्टिकल कि ऐसा ना हो कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो ये बात ध्यान रखना, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस था। फिर फंडामेंटल राइट्स कितनी थी? 19 फंडामेंटल राइट्स। और देखो ये सेक्युलरिज्म भी डिफरेंट है, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन नेहरू रिपोर्ट में था। अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारे में हमारा सेक्युलरिज्म है कि वी विल सपोर्ट ईच रिलीजन इक्वली, सपोर्ट एंड रिफॉर्म दोनों चीज़ें अभी है। तो इंडियन वे ऑफ सेक्युलरिज्म है ये नेहरू रिपोर्ट की मेजर है। अब ना नेहरू रिपोर्ट से ही रिलेटेड है दिल्ली प्रपोजल। तो नेहरू रिपोर्ट यहाँ चल रहा था 27 में। मुस्लिम लीग ने भी इस वाले इवेंट को, साइमन कमीशन को चैलेंज करने के लिए अपने लिए एक रिपोर्ट निकाली, वो है दिल्ली प्रपोजल। उस रिपोर्ट को बोलते हैं, दिसंबर 1927 में डाला। तो दैट इज मुस्लिम लीग रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। आई नहीं है नेहरू रिपोर्ट, अभी तक पब्लिश नहीं हुई, बट उनको पता था कि नेहरू जी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अब देखो उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने बोला, मुस्लिम लीग ने बोला कि ठीक है जी, हम जॉइंट इलेक्टोरेट कर लेते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में आया था उसको हम नहीं फॉलो करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन हो रहा है, हम ज्वाइन कर लेते हैं, बट आप रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हमें दे दीजिए, ये बोला। फिर इसने दिल्ली प्रपोजल में बोला कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन, तो मुस्लिम लीग से या मुस्लिम्स 1/3 होने चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये बोला सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज लोकसभा में उस समय के 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए, ऐसी बात थी। फिर उन्होंने बोला कि पंजाब और बंगाल में हमें प्रोपोर्शनल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जितने पॉपुलेशन है उतना हमें सीट्स आप दो। फिर बोला है कि 3 मेजर मुस्लिम प्रोविंसेस बनाएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूच, ये देखो यही पाकिस्तान है। तो ये 3 ये दिल्ली प्रपोजल दिया। तो ये बात ध्यान रखना कि दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीग का जवाब था नेहरू रिपोर्ट के साथ। ठीक है, ये सब चल रहा था। फिर नेहरू रिपोर्ट क्योंकि अगस्त 1928 में ही है, तो कुछ लोग खफा थे नेहरू रिपोर्ट के इस स्टांस से कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो उसी के लिए विद इन कांग्रेस नेहरू जी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू एंड बोस ने अपनी एक और पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ये वाली पार्टी याद रखना। ऐसी एक और पार्टी है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जो आपके तारकनाथ दास ने बनाई है 1907 में। वो हिस्ट्री में आएगा तो बताऊंगा। फिर वही वाली जो पार्टी है उसको उन्होंने ये सुभाष चंद्र बोस के अंकल राज बिहारी बोस को दे दिया। फिर राज बिहारी बोस ने 1940s में वो सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। तो वो वाली चीज़ आएगी तो बताऊंगा। तो यहाँ पे याद रखना कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वॉज इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट के ऐसे कनेक्शंस आएंगे। अभी सबको समराइज करके बताता हूँ मैं। मगर नेहरू रिपोर्ट ने मुस्लिम लीग की दिल्ली प्रपोजल को अग्री नहीं किया। नेहरू रिपोर्ट कुड नॉट अकोमोडेट मुस्लिम लीग डिमांड। तो फिर जिन्ना का 14 पॉइंट आया। यह आया मार्च ऑफ 1929 में, नेहरू रिपोर्ट के 1 साल बाद ऑलमोस्ट। उन्होंने बोला कि ठीक है जी, अब आप जॉइंट हमें नहीं दे रहे, अब हमें सेपरेट चाहिए। और यहीं से पार्टीशन का खेल शुरू हो गया। फिर जिन्ना वॉज एडमेंट कि कांग्रेस शायद हमें उस तरीके से पार्टिसिपेशन ना करने दे इन पॉलिटिक्स, तो हमें अपना ही नेशन चाहिए। तो यही लिखा हुआ है, चेंज इन इलेक्टोरल पोजीशन फ्रॉम जॉइंट टू सेपरेट। ये हुआ है
सारा का सारा कहानी, नेहरू रिपोर्ट की सारी कहानी ऐसे। आ जाओ वापस से, अब हम देखते हैं बात 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें 10 साल बाद सर्वे की बात हुई। इसके बाद जस्ट इसके बाद साइमन कमीशन, यहाँ लिख देता हूँ 1927 साइमन कमीशन। इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया साइमन कमीशन में, तो फिर नेहरू जी को अपनी एक रिपोर्ट बनानी पड़ी, 1928 नेहरू रिपोर्ट। अब जो नेहरू रिपोर्ट है, इसके रिस्पॉन्स में दो चीज़ें हुई। एक इसके रिस्पॉन्स में मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रपोजल आया, और एक इसके रिस्पॉन्स में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग आया। ठीक है, ये दोनों ही, ये आया है 1927 में, ये आया है 1928 में। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब फिर इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने, दैट इज नेहरू ने। तो फिर जब नेहरू रिपोर्ट नॉट एक्सेप्ट, तो इसके रिस्पॉन्स में फिर जिन्ना का 14 पॉइंट आया, जो है 1929 में। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी समझे। अब देखो 1929 में क्या हुआ। नेहरू रिपोर्ट जब हमने रिलीज की 1928 के अगस्त में, और कांग्रेस का सेशन हुआ दिसंबर ऑफ 1928, तो उसमें बोला कि 1 साल है ब्रिटिशर्स आपके पास, आप 1 साल में हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दो, नहीं तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। तो फिर 1 साल बाद 1929 आ गया, लाहौर वाला, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, तिरंगा फहराया था उन्होंने। तो 1929 में दिसंबर के समय नहीं कर पाए लोग, तो फिर यहाँ पे कॉल हुई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। और इसी के बाद गांधी जी ने अपनी डिमांड्स रखी, 11 पॉइंट डिमांड कुछ ऐसा है गांधी जी की, जनवरी में। अब बोला कि ये आप करो, नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे, जो भी करेंगे। ये भी नहीं माने, तो फिर 1929, ये 1930, फिर यही 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ मार्च में। फिर दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस, फिर सिविल डिसोबीडियंस से आपको रिकन्सिलिएट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की 1, 2, 3, तो उसमें आएगा। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से है। ओके, चलिए जी, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। यही सब लिखा हुआ है, अब आ जाओ यहाँ पे। Who among the following scholar has conceptualized the Constitution of India as seamless web? अब अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन। ऐसे तो इसका आंसर ग्रैनविल ऑस्टिन है, मगर देखो यहाँ मैंने लिख दिया है ग्रैनविल ऑस्टिन के सारे इंपॉर्टेंट कोट्स, क्या क्या बोला है, बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, डी डी वासु का क्या है, फिर डीपीएसपी में ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है, बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी के लिए क्या बोला है, ये केसी भाई ने क्या बोला है, केटी शाह ने क्या बोला है, श्रीनिवासन ने क्या बोला है, बी एन राव ने क्या बोला है। ग्रैनविल ऑस्टिन की और भी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा, केसी की भी और चीज़ें, एक आइवरी जेनिंग करके है, वो भी इंपॉर्टेंट नाम है, उसकी भी मैं चीज़ें ऐड कर दूंगा, तो आपका खेल हो जाएगा। इसको एक बार रीड कर लेना, प्रिसाइज PYQ के टेलीग्राम चैनल से इसको उठा लेना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक 14 क्वेश्चन ही है इस टॉपिक से सिर्फ, बाकी क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा। ये है 14, हाँ। फिर CDS के भी सेम टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के ऐसी टॉपिक वाइज PYQ से बैकवर्ड लिंकेजेस कर करके होंगे। आपको बस क्या करना है कि बेसिक मटेरियल एक बार रीड कर लेना है। अगर आप एक बार रीड कर लोगे देन ऑल ऑफ दिस विल कनेक्ट। अब देखो 1909 के है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडल मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। दे वर नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन। देखो जब भी दो हैं, मॉडले मिंटो और एक मॉन्टेग शेलमफोर्ड, तो शेलमफोर्ड हैं वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मॉडले और मिंटो, जो मिंटो हैं वो है वाइसरॉय, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिंटो इज, ये है मॉडले, ये है मिंटो। तो मॉडले इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड यहाँ पे मॉन्टेग भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट के मेंबर होते हैं। तो ये तो सही बात है कि मिंटो मॉडले तो आपके हैं ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, मगर मिंटो नहीं है, तो इससे ये गलत हो गया। एंड से बहुत सतर्क रहना है, एंड के इस तरफ सही देते हैं, एंड के इस तरफ गलत देते हैं, ऐसा करते हैं ये UPSC वाले, तो बहुत केयरफुल रहना। आगे देखो, दे प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, सही बात है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ जी, ऐसा हुआ था। देखो ये सीक्वेंस थोड़ा ध्यान रखना, 18 ऐसे नोट्स में है सब। 1861 में 6 लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाला। लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ अपना पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस तरीके से समझना। फिर 1992 में यही चीज़ को 16 कर दिया, 1892 में। और फिर 1909 में ये 60 हो गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है।
लिमिटेड सर्वर. They contain provision that ensure the British officials retain their majority in imperial. हाँ, imperial मतलब सेंटर में ब्रिटिश ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी थी, मगर प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी थी. तो ये ऐसे एक लाइन है, तो ये दोनों सही है. बी यहाँ लिखा हुआ है. हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बट अलाउड प्रोविंशियल मतलब स्टेट्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी. ठीक है जी. ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको नीचे डाल देना. कुछ और स्टाइल अगर चेंज करना है तो मुझे बताना, मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दूंगा. अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो रही है, ये बात उन्हीं को बेहतर समझ में आएगी जिन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं. बस सुना होगा ना तो सब कुछ कनेक्ट करेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा. अब जैसे हमने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही कंप्लीट मेंटोरशिप प्रोग्राम में CDS और CAPF के लोगों को टॉपिक वाइज PYQ ऑफ ईच सब्जेक्ट, दैट इज 11 ईयर्स के टॉपिक वाइज PYQs करवाए जाएंगे. ऐसे ही बैकवर्ड लिंकेजेस से, किताब से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊंगा, ताकि आपके जिस तरीके के आप क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड, वो चीज़ें आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ में आए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स नहीं आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत होलिस्टिक लेवल पे आ रही है. और CAPF और CDS के लोग यूजुअली उस तरीके से किताब नहीं पढ़ते हैं जैसे UPSC वाले पढ़ते हैं. और मैंने इतने सारे 4-5 अटैम्प्ट्स दे चुका हूँ मैं UPSC के, सो आई नो कि किस तरीके से अप्रोच करना है UPSC के पेपर्स को. तो ये करवाऊँगा मैं. 5 days अ वीक क्लासेस होंगी आपकी, और करंट अफेयर भी मैं क्लासेस में आपको करवा दूंगा सारे के सारे. तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग इनरोल कर सकते हैं. बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.